अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है। हम पहले इस क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं ए पार्ट को बिल्कुल एंड पे सॉल्व करूंगा। उसकी रीजन ये है कि बुक के पीछे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो फुली करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ी सी आप कह लें प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल एंड पे डिस्कस करूंगा। हम ये पार्ट करेंगे जरूर लेकिन बिल्कुल एंड पे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पार्ट नंबर बी से। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर बी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी करेंगे क्योंकि पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन में भी और सोल्यूशन में भी कुछ इश्यूज हैं। हम पार्ट नंबर 1 को बिल्कुल एंड पर डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के करेंगे जरूर लेकिन बिल्कुल एंड पर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट नंबर बी से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो आपने बेसिकली उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तभी आप कह पाएंगे कि आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में आपने बेसिकली फैक्टराइज ही करना है हर पार्ट को। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी से। तो पार्ट नंबर बी में आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है, वो है x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं। अब आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के अंदर हम डिफरेंट प्रोसीजर यूज करते हैं। उसमें से एक प्रोसीजर ये होता है कि आप अपने टर्म्स के अंदर कॉमन तलाश करते हैं, उनमें कॉमन टर्म्स ढूंढते हैं और इन्हीं कॉमन टर्म्स की वजह से आप अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर पाते हैं। तो यहां पर भी हमने बेसिकली कॉमन ही निकालना है, कॉमन टर्म्स ही ढूंढनी है। अब जब आपके पास 4 टर्म्स आएंगी तो आपने याद रखना है अक्सर औकात 4 टर्म्स के अंदर हम पेयर वाइज कॉमन निकालने वाली टेक्निक को यूज करते हैं। पेयर वाइज कॉमन का मतलब होता है हम 2-2 टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और उन 2-2 टर्म में से कॉमन ढूंढते हैं और उसकी मदद से अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पर भी हमने ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे जो आगे पीछे लिखी हुई है और उसके बाद जो बाकी 2 टर्म्स बच गए हैं बिल्कुल एंड पे इन 2 को कंसीडर करेंगे। यानी पहले इन दोनों टर्म में से देखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं है, फिर आखिरी 2 टर्म में देखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं है और इसी की मदद से अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। अगर इन 2 टर्म्स में या इन 2 टर्म में कोई चीज कॉमन ना नजर आए तो आप इनको स्विच भी कर सकते हैं, यानी पहले टर्म को थर्ड टर्म के साथ पेयर अप कर सकते हैं और सेकंड टर्म को फोर्थ वाले टर्म के साथ लिख के पेयर अप कर सकते हैं और फिर दोबारा इसी तरह कॉमन ढूंढ सकते हैं। इस तरह भी हमें करना पड़ता है। तो स्टार्ट पहले हम इस तरह लेंगे कि जो टर्म जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है पहले इन्हीं में कॉमन ढूंढेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए पहली 2 टर्म क्या है, पहली टर्म है x², दूसरी टर्म है ax। तो आप देखिए इन दोनों टर्म में आपको सेम वेरिएबल x लिखा हुआ नजर आ रहा है, बस पार का फर्क है। पहले में जो x लिखा हुआ है उस पर पार 2 है और दूसरी टर्म में जो x लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई पार नहीं यानी पार 1 है। तो जब भी आपके पास जिन टर्म में से आप कुछ कॉमन ढूंढ रहे हो कोई ऐसा वेरिएबल या लेटर लिखा हुआ नजर आ रहा हो आपकी तमाम टर्म्स में जो कि वेरिएबल के लिहाज से आप कह लें लेटर के लिहाज से दिखने के लिहाज से सेम हो लेकिन उनकी पार का फर्क हो, तो ऐसे केस में आपने उस वेरिएबल या उस लेटर को कॉमन के तौर पे लिखना है जिसके ऊपर छोटी पार मौजूद होगी। जैसे आप देखें पहली टर्म में x है उसके ऊपर पार 2 है और दूसरी टर्म में जो x आ रहा है उसके ऊपर पार 1 है। तो दोनों मौजूद तो हैं x दोनों टर्म में, तो पार्ट्स का फर्क है। तो ऐसे केस में आपने उस वेरिएबल को, उस लेटर को चूज करना है जिसके ऊपर छोटी पार मौजूद है। तो यहां पर जो x रेज़ टू पावर 1 है इधर 1 मौजूद है, 1 छोटा होता है 2 से, तो इसलिए आपने इस x रेज़ टू पावर 1 को कॉमन के तौर पे लिख लेना है। ये रूल आपने याद रखना है। ये जस्ट वहीं यूज करेंगे जहां पे आपके पास वेरिएबल या लेटर का केस इस तरह आ रहा हो। तो हम यहां पर x रेज़ टू पावर 1 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोनों टर्म में कोई भी चीज जो है सिमिलर नहीं है, मैच नहीं करती, तो इसका मतलब इसके अलावा इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जब आप कॉमन निकाल ले तो यहां पर आप एक राउंड ब्रैकेट लगा लें। अब कॉमन के अलावा जो चीजें बचेंगी उनको राउंड ब्रैकेट्स के हम अंदर लिखेंगे। तो जैसे आप देखें पहली टर्म थी x²। x² का क्या मतलब होता है, x² का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x यानी 2 दफा x। तो आप देखें एक x तो आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख चुके हैं,
तो एक x तो अभी भी बचा होगा ना, तो जो चीज़ बची हुई होगी वो अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x, इसका मतलब x स्क्वायर में से एक x बाहर कॉमन आ गया और एक x बच गया वो अंदर लिख दिया। इस तरह आप चीज़ों को मैनेज किया करेंगे। आगे माइनस का साइन, दूसरे टर्म में आप देखिए लिखा हुआ ax, तो a तो बाहर कॉमन है ही नहीं, जो चीज़ बाहर मौजूद ही नहीं होगी कॉमन के तौर पर उसको अंदर लाजमी लिखना है, तो हम a को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आप देखें आपके पास x है a के साथ, तो ये x सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो जो वेरिएबल या लेटर सेम टू सेम विद सेम पावर बाहर मौजूद होगा उसको अंदर नहीं लिखना। तो ये x बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है विद सेम पावर, तो इसको अंदर नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। तो ये आपने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया, किसको, x को। अब इसी तरीके से आगे भी फॉलो करेंगे, माइनस साइन वैसे ही लिखें। अब इन दो टर्म में से आपने कॉमन ढूंढना है, तो आप देखें इन दोनों टर्म में b आ रहा है, इधर भी b इधर भी b, तो जब भी कोई वेरिएबल और लेटर सेम टू सेम हर टर्म में मौजूद हो जिसमें से आप चीजों को कॉमन निकाल रहे हो, तो आपने उसी चीज को सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे लिख देना होता है। तो इधर भी b है इधर भी b है, दोनों विद b सेम पावर है, तो इसी b को आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख लें। इसके अलावा और कोई भी चीज इन दोनों टर्म में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। अब जो चीज बच गई है कॉमन के अलावा उसको राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। तो पहली टर्म में से देखें bx है, b बाहर आ चुका है, तो जस्ट x बच गया, तो x बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखा हुआ तो अंदर लिखा जाएगा, तो अंदर लिख लें x। अब जब भी आप ब्रैकेट्स हटाते हैं या लगाते हैं, तो अगर पीछे माइनस का साइन हो अंदर साइन लाजमी चेंज करना है। तो यहाँ पर पीछे माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, अंदर लिख रहे हैं चीजों को, तो अंदर साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अगर ये माइनस होता तो आप इसको प्लस बना देते। तो जब भी ब्रैकेट्स हटाएं या लगाएं, बाहर अगर माइनस का साइन हो अंदर साइन आपने लाजमी चेंज करना है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप देखें अगली टर्म में से देखें तो ए भी लिखा हुआ है, ए तो बाहर कॉमन आ ही नहीं रहा, तो जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है यहाँ पर लिखेंगे, तो ए लिख लें। और जो बी है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो इसको हम अंदर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपने आखिरी दो टर्म में से भी कॉमन निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को स्टेप तक कर लेना है। अब आपने ये देखना है कि जब आपने इस तरह कॉमन निकाल लिया तो आपकी ये दो एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हूं ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ये भी देखें x माइनस ए लिखा हुआ है, ये भी x माइनस ए लिखा हुआ है। अगर ऐसे हो तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो हो सकता है आपने कॉमन निकालने में कोई गलती की है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, तो जो चीज यहां पर दो दफा आ रही होगी एक जैसी, आपने उसको एक दफा लिखना होता है। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट एक टर्म है, यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट एक टर्म है। दोनों टर्म में एक जैसी चीज x माइनस ए आ रही है, तो जब भी दो टर्म्स के अंदर एक जैसी चीज आ रही है उसको बाहर हम कॉमन ही लिखते हैं, एक दफा ही लिखते हैं। तो यहां पर भी x माइनस ए है, यहां पर भी x माइनस ए, तो इसको आप यहां पर लिख लेंगे एक दफा कॉमन के तौर पे, यानी x माइनस ए। अब इसके अलावा जो चीज बच जाएगी उसको भी आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। इसके अलावा क्या बच गया, इधर बचा x, आप यहां पे राउंड ब्रैकेट डालें, इसमें लिख दें x, और इधर बचा b, और ये अपने साइन के साथ लिखा जाएगा, इसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे लिखा जाए x माइनस बी और राउंड ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखा दिया, यानी आपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले आप x माइनस बी लिख लें और बाद में आप x माइनस ए को लिख लें। आगे पीछे लिख लेने से इसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। ये हमने बी पार्ट कर लिया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आप नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक्सप्रेशन मेंशन्ड है एल स्क्वायर माइनस एल एन प्लस एल एम माइनस एम एन। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी 4 टर्म्स हैं, इसको भी आपने फैक्टराइज करके दिखाना है। तो यहां पर भी पिछले पार्ट की तरह हम दो टर्म्स के अंदर कॉमन ढूंढेंगे, यानी सबसे पहले हम इन 2 टर्म्स के अंदर कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनके अंदर कॉमन ढूंढेंगे और इसी की मदद से हम अपनी जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखें यहां पर फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है एल स्क्वायर और सेकंड टर्म में लिखा हुआ है एल एन। तो आपको इन दोनों टर्म्स के अंदर सेम वेरिएबल एल लिखा हुआ नजर आ रहा है और इनके ऊपर जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है। जो पहला पार्ट आपके पास यहाँ पर एल लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 2 है और इस दूसरे वाले एल के ऊपर कोई पार्ट मौजूद नहीं है, यानी आप इस पर खुद से लिख सकते हैं पार्ट 1। तो मैंने आपको अभी समझाया कि जब भी आपके पास कोई वेरिएबल या लेटर आपकी तमाम टर्म्स में आ रहा हो लेकिन उसके ऊपर पार एक जैसी ना हो, तो आपने जस्ट उस वेरिएबल या उस लेटर को कॉमन के तौर पर लिख लेना है जिसके ऊपर छोटी पार मौजूद है। तो यहाँ पर दोनों में एल तो मौजूद है लेकिन पहली वाली जो टर्म है इसमें एल के ऊपर पार्ट 2 है और इधर एल के ऊपर पार 1 है, तो छोटी पार ये 1 बनी। तो आपने इस वाले वेरिएबल को या आप कह लें इस वाले लेटर को एज अ कॉमन लिख लेना है। तो हम यहाँ पर एल रेज टू पावर 1 को एज अ कॉमन लिख लेंगे। इसके अलावा पहली 2 टर्म में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो जब कोई और चीज कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके कॉमन के अलावा जो चीजें बच जाएंगी उसको हम राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। तो पहली टर्म देखें वो थी एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मतलब होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये 2 बेसिकली एल है हमारे पास यहाँ पर। तो एक एल को तो हम बाहर कॉमन के तौर पे लिख चुके हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जस्ट एक एल रह गया, इसको हम इनसाइड लिख लेंगे क्योंकि जो चीज कॉमन आई होती है बाहर उसको छोड़ देते हैं, जो बच जाती है उसको लिख लेते हैं।
तो एल स्क्वायर से मुराद 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स था एल, तो एक एल बाहर मौजूद था, एक बच गया, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। आगे माइनस का साइन, यहाँ पे लिखा हुआ एल एन, तो आप देखिए ये सेम एल विद सेम पार बाहर मौजूद है कॉमन के तौर पे, तो जो चीज़ एक्जैक्टली सेम बाहर मौजूद हो कॉमन के तौर पे उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जस्ट इसके साथ जो एन लिखा हुआ है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एन बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है, तो जो चीज़ बाहर मौजूद नहीं है उसको लिखेंगे, जो मौजूद होगी उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एन जो है बाहर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपने पहली टर्म में से कॉमन निकाल लिया और आपके पास आ गया एल माइनस एन और बाहर एल कॉमन आ गया। अब आप अगली दो टर्म्स में देख लें, अगली टर्म्स में लिखा हुआ है एल एम माइनस एम एन, तो ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपको सेम लेटर एम लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इन दोनों के ऊपर एम जो लिखे हुए इन दोनों के ऊपर पार्ट भी सेम है, कोई पार्ट नहीं यानी पार 1 है। तो जब भी कोई सेम लेटर या वेरिएबल विद सेम पार आपकी तमाम टर्म्स में आ रहा हो जिनमें से आप कॉमन निकाल रहे हैं उसको आप एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में m है तो आप m ही को एज अ कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे तो आप देखिए पहली दो टर्म्स जो है, पहली जो टर्म है बेसिकली उसमें l और m है, तो m तो बाहर कॉमन आ चुका है सेम टू सेम, तो सिर्फ क्या बचेगा l, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे l। आगे माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। अगली टर्म देखिए उसमें लिखा हुआ mn, तो m तो बाहर सेम टू सेम कॉमन के तौर पे मौजूद है, तो इसके अलावा क्या बचा n बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है, जो चीज़ बाहर मौजूद ना हो उसको अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो m बाहर है इसको छोड़ दें, n बाहर कॉमन के तौर पे नहीं है इसको यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर भी आपने इन आखिरी दो टर्म्स में से भी कॉमन निकाल लिया तो आपके पास वो आ गया m और बाकी चीज़ें बच गई l माइनस एन। तो मैंने आपको बताया था जब आप इस तरह कॉमन निकाल चुके हो तो आपके पास अगर ये दो एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आ रही है इसका मतलब आपने कॉमन ठीक निकाला है। अगर यहाँ पर चीज़ें सेम ना हो, साइन का फर्क हो, तो इसका मतलब हो सकता है आपने ऊपर कुछ कॉमन फाइंड आउट करने में मिस्टेक की होगी, उसको आपने प्रूफ रीड कर लेना है। तो अब मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह कॉमन फाइंड आउट कर लें तो जो चीज़ यहाँ पर सेम नजर आएगी उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। यहाँ पर भी l माइनस एन है, यहाँ पर भी l माइनस एन है, तो इसको आप एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे l माइनस एन इस तरीके से। तो ये आप इसको भी कॉमन निकालने कहते हैं कि इस पहली पूरी टर्म और इस दूसरी पूरी टर्म में l माइनस एन आ रहा था, तो इन दोनों l माइनस एन को मैंने बाहर कॉमन के तौर पे एक दफ़ा लिख लिया। अब जब आप इन दोनों चीज़ों को जो कि सेम थी एक दफ़ा लिख चुके होंगे, इसके बाद जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी उनको भी आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर ये l बचा तो आप राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, l लिखेंगे और इधर m बचा और उसके पीछे जो साइन है वो यूज़ करेंगे, इधर m के पीछे प्लस है तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस m। तो आप इसी चीज़ को, ये आपका आंसर आ गया, आपने फैक्टराइज कर लिया, आपने अपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप l प्लस m को पहले लिख लें और l माइनस n को बाद में लिख लें। ये दोनों आंसर्स का मतलब भी सेम है और इन दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये आपका हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी में आपके पास एक्सप्रेशन मेंशन्ड है 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xc माइनस 3yz। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है जिसमें टोटल आपके पास 4 टर्म्स हैं। तो अगेन पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी आप दो दो टर्म्स को पेयरअप करेंगे और उनमें कॉमन ढूंढेंगे और उसकी मदद से इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इन पहली दो टर्म्स के अंदर कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद इन लास्ट 2 टर्म्स के अंदर कॉमन ढूंढेंगे और इसी की मदद से हम अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इसमें फर्स्ट टर्म में आपको एक नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर्स के केस में भी हम कॉमन निकालते हैं, वो तब निकालते हैं जब आपकी तमाम टर्म्स में कुछ नंबर्स लिखे हों और उन तमाम नंबर्स को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर मौजूद हो। तो जब वो कॉमन नंबर मौजूद होता है जो आपकी टर्म्स के अंदर आने वाले तमाम नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है, उसी कॉमन नंबर को हम बाहर कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जिस पहली टर्म में एक नंबर मेंशन है, दूसरी टर्म में तो कोई नंबर है ही नहीं, इसका मतलब अब नंबर्स के केस में यहाँ पर कॉमन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ कॉमन है। अब आगे चलते हैं वेरिएबल्स या लेटर्स के केस को देखते हैं। तो 4 के साथ एक वेरिएबल x लिखा हुआ है लेकिन दूसरी टर्म में कोई भी वेरिएबल x मौजूद नहीं है या कोई भी चीज x वेरिएबल जैसी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब x भी कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म्स में। आगे आप देखें तो 4x के आगे लिखा हुआ है यहाँ पर y, तो यहाँ पर पहली टर्म में भी वेरिएबल y आ रहा है और दूसरी टर्म में भी वेरिएबल y आ रहा है, बस पार का फर्क है। दूसरी टर्म में जो वेरिएबल y आ रहा है उसके ऊपर पार्ट 2 है और पहली टर्म में जो वेरिएबल y आ रहा है उसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है, तो आप खुद से यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी कोई वेरिएबल या लेटर आपकी उन तमाम टर्म्स में आ रहा हो जिसमें से आप चीज़ों को कॉमन निकाल रहे हैं, तो आपने जस्ट उस वेरिएबल को कॉमन के तौर पे लिख लेना होता है जिसके ऊपर पार्ट छोटी होती है। यानी आप देखें दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल y मौजूद है, दूसरे वाले वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 है, पहले वाले वेरिएबल के ऊपर पार्ट 1 है। तो ऐसे केस में जिस वेरिएबल या लेटर के ऊपर छोटी पार्ट मौजूद होगी उसको आप कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। तो ये y रेज़ टू पावर 1 जो है इधर 1 मौजूद है, 1 2 से छोटा होता है, तो आप इस y रेज़ टू पावर 1 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बाहर क्या लिख रहा हूँ, y को एज अ कॉमन।
अब इसके अलावा आप देख सकते हैं इन पहली दो टर्म्स के अंदर और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब और कुछ कॉमन ना हो आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और कॉमन के अलावा जो चीज़ें बच जाएंगी उसको आप इन राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। जैसे आप देखें पहली टर्म में लिखा हुआ था 4xy, तो 4 तो बाहर कॉमन नहीं है, इसको आप अंदर लिखेंगे, जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसको लिखते हैं। x भी बाहर कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे, और जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे लिखी जा चुकी हो उसको अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये y⁻1 बाहर लिखा हुआ है तो इसको आप नहीं लिखेंगे। आगे चलें, माइनस का साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब होता है y मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका मतलब होता है 2 दफ़ा y। तो एक y तो बाहर आप देख सकते हैं कॉमन के तौर पर लिखा जा चुका है, तो एक तो तब भी बच जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर था, एक y बाहर मौजूद था, एक बच जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो जो बच जाती हैं चीज़ें कॉमन के अलावा वो आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर ली। तो पहले दो टर्म में से कॉमन आया y और यहाँ पे बच गया 4x - y। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। अब इन दो टर्म्स में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, और मैंने आपको भी बताया नंबर्स के केस में कॉमन कैसे निकालते हैं। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस 12 को और 3 को दोनों को डिवाइड करता हो और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए जो 12 और 3 को डिवाइड कर रहा हो, तो तब हम उस नंबर को कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 12 और 3 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 होता है, जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है उसी को कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। अब इसके अलावा आप देखें नंबर्स में आपने कॉमन निकाल लिया, आप देखें इधर x आ रहा है और दूसरे वाले टर्म में कहीं पे भी कोई x जैसी चीज़ नहीं लिखी हुई, तो x कॉमन नहीं है। इस पहली टर्म में z आ रहा है, तो दूसरी टर्म में y के आगे z लिखा हुआ है, यानी दोनों टर्म में z मौजूद है, तो z को हम कॉमन के तौर पे लिख लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम विद सेम पावर मौजूद है, तो इसको एज इट इज यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। अब जो चीज़ बच जाएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब नंबर्स के केस का आपने ख्याल रखना है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 12xz, तो यहाँ पे एक नंबर 12 है, तो ऐसे केस में आपने देखना होता है कि अगर आपने बाहर कोई नंबर कॉमन निकाला हुआ है, आप उसका टेबल पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि वो कितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 12 देता है। तो 3 4 टाइम्स 12 देता है, तो आप 12 की जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब आगे आप देखें xz है, तो z तो बाहर कॉमन के तौर पे लिखा जा चुका है, जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे एग्जैक्टली सेम मौजूद है उसको अंदर नहीं लिखेंगे, यानी क्या बच गया जस्ट x, ये बाहर मौजूद नहीं है, इसको लिख लें। माइनस का साइन, यहाँ पर 3yz है, तो आप देखें 3 बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, इसको छोड़ दें। z भी बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, इसको छोड़ दें। जस्ट y बचता है, वो बाहर कॉमन के तौर पे नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख लें इस एक्सप्रेशन में ये वाली और ये वाली एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आ गई। तो जब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आ जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपने कॉमन ठीक लिया है। तो अब आपने क्या करना होता है, जो एक्सप्रेशन सेम आ रही होती है इनको एक दफा लिख देना होता है, यानी आप इस 4x - y को एक दफा लिख देंगे इस तरीके से, इसको भी कॉमन निकालना कहते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। इसके अलावा क्या बचा y और प्लस 3z, तो आप इनको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह y और प्लस 3z लिख देंगे। तो ये आपने बेसिकली अपनी इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसी को हम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है a³ - 5a² + a - 5। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। इसमें भी टोटल 4 टर्म्स हैं, जिस तरह के इससे पहले पार्ट्स में थी। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 2 टर्म्स के अंदर से कॉमन निकालना है और उसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले इन 2 टर्म्स में से कॉमन ढूंढेंगे और उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ढूंढेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें पहली 2 टर्म्स क्या है, पहली टर्म है a⁻³ यानी a³, दूसरी टर्म है 5a²। तो आप इन पहली 2 टर्म्स के अंदर देखें तो दोनों में आपको सेम लेटर a नजर आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ, यानी डिफरेंट पार्ट के साथ। यानी पहली टर्म में a के ऊपर पार्ट 3 है और दूसरे टर्म में भी a मौजूद है और उसके ऊपर पार्ट 2 है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई वेरिएबल या लेटर आपकी उन तमाम टर्म्स में मौजूद हो जिसमें से आप कॉमन निकाल रहे हो चीज़ों को, तो आपने जस्ट उस वेरिएबल या लेटर को कॉमन के तौर पर बाहर लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पार्ट मौजूद होती है। जैसे आप देखें यहाँ पर पहली जो टर्म है इसके ऊपर a के ऊपर पार्ट जो है 3 है, और जो दूसरी टर्म है उसमें भी a आ रहा है, उसके ऊपर पार्ट 2 है। तो ज़ाहिर बात है 2 स्मॉलर है 3 से, तो इसका मतलब आप इस वाली टर्म को लेंगे जिसके ऊपर छोटी पार है एज अ कॉमन। तो आप इस a² को बाहर एज अ कॉमन लिख लेंगे इस तरीके से। इसके अलावा आप देख सकते हैं पहली 2 टर्म्स में और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जस्ट आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब जो चीज़ कॉमन के अलावा बच जाती है आप उनको टर्म बाय टर्म इधर राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखते हैं। जैसे आप देखें पहली टर्म थी a³ यानी a⁻3, जिसका मतलब है 3 दफ़ा a, यानी a टाइम्स a। तो आप देखें आप बाहर क्या लिख चुके हैं, आप बाहर लिख चुके हैं कॉमन a²। a² का क्या मतलब होता है, a² का मतलब होता है 2 दफ़ा है, यानी a टाइम्स a।
तो यानी आप बेसिकली a रेज टू पावर 3 में से 2 दफ़ा a को तो बाहर एज अ कॉमन यानी a स्क्वायर को एज अ कॉमन लिख चुके हैं, तो जस्ट ये एक a बचता है इनसाइड यानी a रेज टू पावर 1 बचता है। तो आप इसको कहाँ पे लिख लेंगे? इनसाइड। तो जो चीज़ बाहर कॉमन होती है उसको छोड़ देते हैं और जो चीज़ बच जाती है उसको इस तरह इनसाइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे a रेज टू पावर 3 था, a स्क्वायर बाहर कॉमन था, एक a यानी a रेज टू पावर 1 बच गया, उसको मैंने यहाँ पर कॉमन लिख लिया। आगे माइनस का साइन, यहाँ पे है 5a स्क्वायर। तो 5 तो आप देखिए एक नंबर है, बाहर कोई नंबर तो कॉमन आया ही नहीं हुआ, ना ही 5 कॉमन है, तो इसका मतलब 5 को एज इट इज आप यहाँ पर उतार लेंगे। आगे आप देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर और बाहर पे भी a स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो जब भी कोई सेम वेरिएबल या लेटर बाहर एज अ कॉमन मौजूद हो विद सेम पावर तो उसको अंदर नहीं लिखते। तो a स्क्वायर बाहर मौजूद है विद सेम पावर यानी बाहर भी a स्क्वायर ही है, तो आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर कॉमन आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। अब आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन ढूंढना है, पहले 2 टर्म्स में से हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना यहाँ पे a है यहाँ पर 5 है, तो दोनों के अंदर कोई भी एक जैसी चीज़ नजर आपको नहीं आ रही। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास किसी 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हमेशा 1 कॉमन होता है, और उसको कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप बाहर 1 लिख देते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को एज इट इज उतार देते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे और यहाँ पे इस a-5 को एज इट इज हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो ये साइन चेंज करते हैं, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो ये साइन भी चेंज नहीं होगा। तो -1 कॉमन केस के अंदर जस्ट आपने तमाम चीज़ों को आगे लिखी हुई एज इट इज इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में उतार लेना होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी a-5 आ गया और यहाँ पर भी a-5 आ गया, और मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी एक्सप्रेशन में ये 2 एक्सप्रेशन इस तरह की सेम बन जाए तो उसका मतलब आपने कॉमन ठीक लिया है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन सेम आ रही होती है उसको आप एक दफ़ा लिखते हैं, यानी आप a-5 को लिखेंगे एक दफ़ा। इस तरीके से मैंने a-5 को एक दफ़ा लिख लिया, और इसको भी कॉमन निकालने कहते हैं। ये दोनों टर्म्स के अंदर a-5 कॉमन होता है, इसलिए इसको हम बाहर एक दफ़ा लिख रहे होते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे क्या बच गया बाहर? a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया? +1। तो आप इधर लिख दें a स्क्वायर +1 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे, यानी a-5 को पहले लिख लें और a स्क्वायर +1 को बाद में लिख लें। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो ये आपने पार्ट नंबर E कर लिया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर F में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है mn स्क्वायर माइनस np स्क्वायर माइनस mn प्लस p स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी टोटल 4 टर्म्स हैं। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स में जो एक्सप्रेशन गिवन थी आप उनको फैक्टराइज करते आ रहे थे, यहाँ पर भी आपने बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज करना है। यानी यहाँ पर भी आप 2 टर्म्स को पेयर अप करेंगे और उनमें कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इन 2 टर्म में से कॉमन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इन लास्ट 2 टर्म में से कॉमन फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरीके से हम अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो लिखी हुई है वो है mn स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसकी दूसरी टर्म में कुछ भी m जैसा लिखा हुआ नहीं है, यानी कोई भी चीज़ m से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन्ड ही नहीं है। इसका मतलब पहली दोनों टर्म्स के अंदर m तो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि m आपको पहली टर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरे टर्म में कोई भी m मेंशन्ड ही नहीं है, तो m तो कॉमन नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए m के साथ लिखा हुआ है n स्क्वायर और दूसरी टर्म में लिखा हुआ है सिंपल n, जिसका मतलब होता है n रेज़ टू पावर 1। यहाँ पर आप 1 खुद से लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई वेरिएबल या लेटर आपकी उन तमाम टर्म्स में मौजूद हो जिसमें से आप कॉमन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो आपने उस वेरिएबल या लेटर को एज अ कॉमन लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पावर होती है। तो आप देखें यहाँ पे जो पहले ही टर्म है उसमें जो n है उसके ऊपर पावर 2 है और जो दूसरा n है उसके ऊपर पावर 1 है। तो 1 छोटा होता है 2 से, तो इसीलिए आपने इस वाले n को जिसके ऊपर ये 1 लिखा हुआ है यानी n रेज़ टू पावर 1 को एज अ कॉमन लिखना है। इस तरीके से हम वेरिएबल्स या लेटर के केस में कॉमन निकालते हैं। तो हम n रेज़ टू पावर 1 को या आप कह लें सिंपल n लिख लें, इसका मतलब भी n रेज़ टू पावर 1 ही होता है, इसको कॉमन के तौर पर लिख लेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं पहले 2 टर्म में और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और जो चीज़ बच जाएगी इस कॉमन के अलावा उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। तो पहली टर्म में आप देखें लिखा हुआ था mn स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर पहली टर्म ही लिखी है। तो mn स्क्वायर में से m तो बाहर कॉमन के तौर पे लिखा ही नहीं हुआ, तो जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद ही नहीं होती उसको आपने लाजमी अंदर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आप m को लाजमी मेंशन करेंगे। अब इसके साथ लिखा हुआ था n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? n स्क्वायर का मीनिंग होता है n मल्टीप्लाई बाय n, यानी 2 दफ़ा n। तो एक n तो बाहर कॉमन के तौर पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक n बच जाता है, यानी n रेज़ टू पावर 1 बच जाता है। तो इसको आप अंदर m के साथ मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा mn, यानी mn स्क्वायर में से n बाहर कॉमन है तो जस्ट बच गया mn, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। आगे माइनस का साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है np स्क्वायर। तो देखिए ये वाला n विद सेम पावर 1, यहाँ पे भी n विद सेम पावर 1 बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है। जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है उसको आपने अंदर नहीं लिखना, तो आप n को अंदर नहीं लिखेंगे। p स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन के तौर पर नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे p स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये आपने पहली 2 टर्म में से n को कॉमन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे माइनस का साइन आएगा। अब आपने इन दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन फाइंड आउट करना है।
अब आप नोटिस करें तो इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले टर्म में m है, दूसरे टर्म में कुछ भी m जैसा नहीं है। पहले टर्म में n मौजूद है, दूसरे टर्म में n जैसा कुछ नहीं है, यानी इन दोनों टर्म में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर किस तरह कॉमन निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी दो टर्म में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर हमेशा 1 कॉमन होता है, वहाँ पर आप 1 को एज अ कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह 1 को एज अ कॉमन मेंशन कर देंगे। अब आगे आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ये भी बात आपको बता चुका हूँ, जब भी बाहर माइनस का साइन हो, आप ब्रैकेट्स हटा रहे हो या लगा रहे हो, तो अंदर साइन चेंज होता है। यानी ये वाला जो प्लस है इस वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन आ रहा होता है, बन रहा होता है, वही लगाते हैं। माइनस प्लस माइनस बनता है, तो आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा अभी एक टर्म के बाद। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहले टर्म में लिखा हुआ mn, क्योंकि आपने 1 कॉमन निकाला है। जब भी आपकी टर्म में से 1 कॉमन आता है, यानी कुछ भी कॉमन ना हो, आपने जस्ट 1 लिखा हो, तो आप अपनी तमाम टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं। यानी mn जो है एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि बाहर सिर्फ 1 कॉमन है, अंदर वाली तो कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो बाहर लिखी हो, तो इसलिए आपको इनको एज इट इज लिखना है। और इस साइन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ये बाहर माइनस है, तो इस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज करना है। याद रखना है, जब भी बाहर माइनस का साइन हो, आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो या हटा रहे हो, अंदर साइन चेंज होता है ये वाला, तो इसलिए प्लस क्या हो गया, माइनस, माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। आगे पी स्क्वायर को भी आपने एज इट इज लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए, और मैंने आपको कहा है अगर आपकी यहाँ पर लिखी हुई ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन सेम आ जाए, इसका मतलब आपने कॉमन बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किया है। अब जस्ट आपने इसके आंसर को कोट करना, और आंसर को कैसे कोट करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ सेम आई होती है उसको आप एक दफ़ा लिखते हैं। यानी यहाँ पर भी mn माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी mn माइनस पी स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे mn माइनस पी स्क्वायर को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, आपने इन दोनों में से इसको कॉमन ही बाहर लिखना होता है। अब इसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसको आप जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसके बाहर क्या बचा हुआ है n, और इधर mn माइनस पी के स्क्वायर के बाहर क्या लिखा हुआ है, -1। तो आप इधर भी राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इस पहले n को लिखेंगे और इस 1 को इसके साइन के साथ लिखेंगे जो कि है -1, और इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसमें n-1 को पहले लिख लें और mn माइनस पी स्क्वायर को बाद में लिख लें, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर एफ भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में स्किप किया था, जिसमें आप कह लें जिसके आंसर्स में और क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ए में जो एक्सप्रेशन गिवन है, अब हमने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो ये वही सेम पार्ट है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस पार्ट के अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं वो टोटली करेक्ट नहीं है, जिस वजह से इसका जो पीछे आंसर भी गिवन है वो भी टोटली करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जो स्कूल में जो आपके रिस्पेक्टेड क्लास टीचर्स आपको करवाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, जिस तरह वो एडवाइस करेंगे, आपने इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी की चीज़ जो है फोर्सफुली नहीं बता रहा कि आप इस तरह करें, ना ही मैं इसको कोई कंक्लूड कर रहा हूं, ना ही इसके ऊपर कोई जजमेंट दे रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स होनी चाहिए थी मेरे मुताबिक वो मौजूद नहीं है, इसी वजह से इसका आंसर करेक्ट नहीं है। तो जस्ट हम यहाँ पर इसकी जो कंफ्यूजन है और जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर मौजूद हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके लिए थोड़े से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको भी अंदाजा हो जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या इश्यूज बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम इससे पहले जितने भी पार्ट्स करके आए हैं उसमें आपने देखा है दो टर्म्स के अंदर से हमने कॉमन फाइंड आउट किया। तो अगर आप देखिए इसकी पहली दो टर्म में तो कुछ कॉमन मौजूद ही नहीं है, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से जी कॉमन है। तो अगर मैं इसी तरीके से भी इन चीज़ों को लिखना चाहूँ कि पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है, जिन दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं होता आप बाहर 1 लिख लेते हैं और बाकी चीज़ों को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ax प्लस by, आगे प्लस का साइन, और इन दो टर्म में से आप देख सकते हैं z कॉमन है। अगर आप z को बाहर लिख भी लें तो यहाँ पर बचेगा az में से z कॉमन आ चुका है, जस्ट a, bg में से z बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा b। तो आप नोटिस करें ये दोनों एक्सप्रेशन सेम बननी चाहिए थी, तभी आप इन चीज़ों को प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम बन ही नहीं रही, यहाँ पर a प्लस बी आ रहा है और यहाँ पर ax प्लस by आ रहा है। इसका मतलब ये तरीका तो आपके पास हो गया फेल। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन था वो ये था कि आप अपनी जो टर्म्स हैं इनको डिफरेंटली अरेंज करें, यानी आप पहली वाली टर्म को तीसरी वाली टर्म के साथ पेयरअप करें। यानी हमारे पास ax लिखा हुआ है, आप इसको थर्ड वाली टर्म az के साथ पेयरअप करें, और जो सेकंड वाली टर्म है प्लस by, इसको अब आप इस लास्ट वाली टर्म यानी प्लस bg के साथ पेयरअप करें। तो इस तरह आप कॉमन निकाल कर देखें। तो पहली दो टर्म में अब आप देखें a कॉमन आता है, तो अगर आप a को कॉमन के तौर पे बाहर लिख भी लें तो यहाँ पर बचेगा ax में से a कॉमन आ गया x प्लस का साइन, a कॉमन आ गया जस्ट z, आगे प्लस का साइन। इधर दो टर्म्स में आप देखें b कॉमन है, तो b को कॉमन लिखें तो यहाँ पे बचेगा by में से जस्ट y
प्लस का साइन, BZ में से B कॉमन है तो जस्ट Z, तो आपके पास ये आंसर आता है। तो बुक में पीछे कुछ इसी तरह का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर Z की जगह पर उन्होंने Y लिख दिया है, यानी यहां पर Z की जगह पे Y मौजूद है, जिसका मतलब है अगर आप A को अंदर मल्टीप्लाई करें तो AY मौजूद होना चाहिए था आपके क्वेश्चन के अंदर, जबकि आपके क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जहां पर AY लिखा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो यहां B के साथ X लिख देते तो चीजें सही हो जाती, या फिर इस तीसरी टर्म में कोई और चेंजेस कर लेते तो तब भी कोई ना कोई चीज मैनेज होती। इसलिए जो बुक के पीछे आंसर कोट किया गया है वो टोटली जो है इनकरेक्ट है। और इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना था, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन एंड पे आ रही है दोनों केस में ये बेसिकली दो टर्म्स है जो कि ऐड हो रही हैं, तो इनमें कोई भी टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। बेसिकली आपकी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, तभी आप उनको फैक्टराइज करना बोलते हैं। तो यहां पर जो ए पार्ट का आंसर लिखा हुआ है वो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो भी फैक्टराइज फॉर्म नहीं कहलाती, तो इसीलिए ए पार्ट जो है वो टोटली बुक के अंदर करेक्ट नहीं है। आप इसको अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वेरीफाई कर सकते हैं और उसके मुताबिक ही करिएगा, अनलेस अनटिल जब तक कोई और एडिशंस नहीं आते, क्योंकि मेरे पास जो ये फ्रेश एडिशन है इसके अंदर ये चीज़ें ऐसे ही हैं, तो हमें इन चीज़ों को आप कह लें इग्नोर ही करना पड़ेगा। जब इसके फ्रेश एडिशंस आ जाएंगे होप्स हो इसमें चीज़ों को करेक्ट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स जो है समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।